हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रैंकिंगपीडिया। प्रिंसिपल इन द बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये लेक्चर नंबर 10 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बारे में, डिसीज विच इज एसोसिएटेड विद अ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल वैल्यू जिसे हम BV कहते हैं, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो एंड द प्रोटीन यूटिलाइजेशन यानी कि NPU। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स को आज हम कंप्लीटली इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग अबाउट द व्हाट इज अ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन अ लीवर। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। स्पेसिफिकली द डीएमिनेशन ऑफ अ अमीनो एसिड, यूरिया फॉर्मेशन फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंटरकन्वर्शन बिटवीन द अमीनो एसिड। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। यहाँ ये कह रहा है कि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो बेसिकली लीवर में होता है, ठीक है। और वहाँ पे कौन कौन सा स्पेसिफिकली फंक्शन किया जाता है, तो जो अमीनो ग्रुप है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, बने हुए आपके अमीनो एसिड से, तो जो अमीनो एसिड का उसका डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ द एमीन ग्रुप, ठीक है। अमोनिया जो एमीन ग्रुप लगा रहता है NH2 NH3 की फॉर्म प्लस में, उसका रिमूवल होता है। इसके अलावा क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है टू रिमूव द अमोनिया, क्योंकि अमोनिया आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, ठीक है। यूरिया ऑल्सो इज अ टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बॉडी। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या होता है, ये प्रोटीन, क्योंकि जाहिर है प्रोटीन में अमोनिया है, ठीक है, एमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके जो एक्सेस अमाउंट हो जाता है तो उसको हमारी बॉडी कैसे रिमूव करती है, एज ए यूरिया फॉर्मेशन के थ्रू, जिससे अमोनिया रिमूव हो जाता है। उसके अलावा क्या काम होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स लगी रहती है, उनका सिंथेसिस भी होता है, और साथ में इंटर कन्वर्शन होता है बिटवीन द अमीनो एसिड, यानी कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में चेंज भी यहीं पर होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ अमीनो एसिड होंगे जो पर्टिकुलर किसी लेयर को नहीं पास आउट करेंगे, तो वो एक दूसरे फॉर्म या अमीनो एसिड के फॉर्म में चेंज होगा, एंड देन वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अगेन वो उसे अपने पुराने नेटिवली जिस फॉर्म में वर्क करना था वैसे चेंज होता है। तो इस तरीके का प्रोसेस होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, और ये सारे प्रोसेस लीवर्स में फंक्शनल होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंटेल the creation of protein and the amino acid known as anabolism, as well as breakdown of the protein into amino acid is known as catabolism। तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, उसमें दो प्रोसेस है, पहला है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो डेट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, क्रिएशन, मतलब हम बना रहे हैं प्रोटीन को और अमीनो एसिड को। अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं प्रोटीन को इनटू द अमीनो एसिड तो उसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन में कौन मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एंड ऑल द प्रोसेस इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जो जितना प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म जैसे हो गया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन, ये सब क्या है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं। तो बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन, मॉडिफिकेशन, ऑल आर प्रोसेस इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन के सिंथेसिस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि एनाबॉलिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं सॉरी, प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन आता है, प्रोटीन का ट्रांसलेशन आता है, और इसके अलावा जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी होते हैं वो सब आता है आपका प्रोटीन के सिंथेसिस में। Second point, in the translation process, the ribosome use the mRNA template to synthesize the protein, which are then modified post-translationally। तो ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस है, इसमें राइबोसोम जो है वो mRNA पे अटैच होता है, एज अ टेम्पलेट यूज करता है और उसको सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, और उसके बाद उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। पोस्ट इसीलिए क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद का प्रोसेस ही है। Third point, the non-essential amino acids are synthesized from the citric acid cycle intermediate। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमने प्रीवियसली क्लास वीडियो में देखा था, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, फ्रॉम दी सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट से। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड कहाँ से होंगे। तो एसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट बी इंडाइजेस्ट एंड प्रोड्यूस बाय द अदर स्पीसीज।
जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है वो आपकी बॉडी बाहर से लेती है, ठीक है, तो वो उस तरीके से आपकी बॉडी में फॉर्म होते हैं। The last one is the amino acids are linked together by a peptide bond to form a polypeptide chain. जो हमने पहले भी क्लास में देखा था कि जो अमीनो एसिड है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, और कैसे लिंक होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, और वो फॉर्म करते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन को। This polypeptide chain is subsequently subjected to a post-translation modification या changes and is occasionally linked to an additional polypeptide chain to produce a fully functional protein. तो जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाती है, ठीक है, और उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी हो गए, उसके बाद ओकेजनली क्या होता है, इसके अलावा वो दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ भी बाइंड होके, यानी कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होके 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके एक फंक्शनल प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी। Various enzyme and hydrochloric acid found in a gastrointestinal system first break down the dietary protein into a specific amino acid. अब हमने यहाँ तक देख लिया, ये इस पॉइंट तक हमारी बात हो गई कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं कैटाबोलिज्म की, कि कैसे कैटाबोलिज्म हो रहा है। तो बहुत से एंजाइम, देखिए हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वहाँ बहुत ढेर सारे एंजाइम प्रेजेंट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, जो क्या करता है, हमने जो डाइटरी प्रोटीन्स लिए हैं उनको स्पेसिफिकली अमीनो एसिड में वो ब्रेक कर देता है, स्पेसिफिकली अमीनो एसिड के साथ। These amino acids are absorbed into the circulation and transferred to the liver before being distributed throughout the body. उसके बाद ये अमीनो एसिड को क्या होता है, आपके जो माइक्रोविलाइज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, और सर्कुलेशन, जब वो सर्कुलेट होकर सबसे पहले कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, इससे पहले आपकी अदर बॉडी पार्ट उसको यूटिलाइज करे, ठीक है। तो सबसे पहले वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन के थ्रू आपका, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही जाता है, और वो लीवर में जाएगा, और लीवर के बाद वो कहाँ कहाँ फंक्शन करने के लिए वो अमीनो एसिड प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो देन वो डिसाइडेड होता है। The absorbed amino acids are commonly utilized to make a functional protein, but they can also be used to generate energy. जो एब्जॉर्ब अमीनो एसिड बने हैं, ठीक है, जो हमने एब्जॉर्ब किए हैं, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, वो फंक्शनल प्रोटीन भी बनाते हैं, इसके अलावा वो एज अ एनर्जी एनर्जी जनरेट करने के लिए भी यूज होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन से हमें एनर्जी हम जनरेट नहीं कर सकते, प्रोटीन से भी हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करती है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देख लें। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, पहला टर्म्स है बायोलॉजिकल वैल्यू, ये जिसे हम बीवी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल वैल्यू BV refer to the portion of the protein retained in a body for a growth, our maintained and the expression in the percentage of nitrogen absorption. तो BV वैल्यू यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है प्रोटीन का, जिसे हम BV कहते हैं, वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में ही रहता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, यानी कि एक नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि वो पर्टिकुलर हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब, यानी कि आपकी बॉडी कितना नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रही है अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू। द बायोलॉजिकल वैल्यू BV इज अ मेजर ऑफ द portion of the absorbed protein from a food that become incorporate into a protein of the organism body. सेम फर्स्ट स्टेटमेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि BV वैल्यू क्या है, हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है हमारे फूड से, ताकि वो उसे, और जो उसने एब्जॉर्ब किया है उसे कहाँ इनकॉर्पोरेट करती है, हमारी अपनी खुद की बॉडी के ग्रोथ के लिए या फिर उनके प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। The biological value of protein is defined as a percentage of the absorbed nitrogen retained by the body, and it's calculated by BV is equal to nitrogen retained divided by nitrogen absorbed into 100. ये आपका हो गया है BV का फॉर्मूला। अब देखिए इसके डेफिनेशन में भी हमने क्या पढ़ा, यही देखा कि भाई BV क्या है, वो वैल्यू है जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन का कह लीजिए या प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन का नाइट्रोजन उसमें है, तो पर्टिकुलर नाइट्रोजन का प्रोटीन का वो वैल्यू जो आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिया है कि उसी को हम क्या कहते हैं, BV वैल्यू करते हैं।
ये परसेंटेज के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 है, ठीक है। और ये क्या है, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में रिटेन रहे, मौजूद रहे, ठीक है। तो बीवी मतलब बीवी का फॉर्मूला इसलिए हो गया नाइट्रोजन रिटेन, यानी कि नाइट्रोजन कितना आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उस फूड के कारण, ठीक है, डिवाइड बाई कितना आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया था इंटू 100। तो ये सिंपल फॉर्मूला है बीवी कैलकुलेट का। तो बीवी वैल्यू आई होप सब आपको क्लियर होगा। ना वो बात कर रहे थे प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी बेसिकली क्या है, अगर कोई पर्सन में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक नहीं करता है अपने डाइट से, तो उसे जो प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है, बॉडी में जो लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अगर हम कहें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली प्रोटीन डेफिशिएंसीज को देखा जाता है। नाउ बात करते हैं प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो की कि PER क्या है। PER इज अ बेस्ड ऑन द वेट गेन ऑफ अ टेस्ट सब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स इनटेक ऑफ पर्टिकुलर फूड प्रोटीन ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड। From 1990s until very recently, the PER has been a widely used method to evaluating the quality of protein in a food. तो PER क्या है, देखिए 1919 से लेके आज तक का, अभी तक का जो रिसेंटली है PER जो है PER, उसे हम वाइडली यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, मेज़र करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ प्रोटीन क्या है आपके फूड में। तो इसमें बेसिकली किस चीज़ पे बेस होता है कि द वेट गेन ऑफ, बेसिकली एक टेस्ट पीरियड रखा जाता है और उस टेस्ट पीरियड में जो वेट गेन है ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि उस पर्सन का इज डिवाइडेड बाय द इनटेक ऑफ अ पर्टिकुलर फूड प्रोटीन, यानी कि उसने उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे कि उसने पर्टिकुलर क्या फूड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को लिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, protein efficiency ratio were found to lie within the 1.2 to 2.4 range from the plant protein इंक्लूडिंग जैसे फ्लोर हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोया प्रोटीन हो गया, बीन्स हो गया, एंड कुड बी एज अ लो एज अ 0.95 फॉर अ व्हीट फ्लोर, वेयर एज एनिमल प्रोटीन वर इन अ 3.1 टू रेंज 3.7 रेंज। तो पर्टिकुलर हम यहाँ ये बता रहे हैं कि जो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो होता है, ठीक है, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि जो वेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम प्लांट के प्रोटीन्स की बात करें तो वहाँ पे क्या रेंज होता है इसका, 1.2 से 2.4 रेंज में प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। इसके अलावा अगर वो इससे कम होता है, ठीक है, लो होता है किसमें, 0.95 फॉर अ व्हीट फ्लोर, ठीक है, जो गेहूं का आटा होता है उसमें बहुत कम होता है 0.95, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें एनिमल प्रोटीन्स की, तो एनिमल्स में पाया जाता है 3.1 से लेके 3.7 की रेंज में, यानी कि ये प्रोटीन का वो रेशियो है जो लाई करता है बिटवीन द वेरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप प्लांट का बात करें तो अलग है, प्लांट में अगर आप फ्रूट की, ग्रेन्स की बात करें तो उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन अलग है, फिर आप एनिमल्स की बात करें तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन अलग है। इसलिए मोस्ट कॉमनली क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें प्रोटीन का रेशियो ज़्यादा अच्छा हाई रेंज में मिलता है, इसलिए जब आपके बॉडी में प्रोटीन की एफिशिएंसी होती है तो नॉन वेजिटेरियन फूड को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया जाता है। रीज़न ये क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारे जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। The protein efficiency ratio PER measure the nutritive value of protein sources. तो PER के जरिए जो हम न्यूट्रिटिव वैल्यू है प्रोटीन की उसको कैलकुलेट करते हैं। द हायर द PER वैल्यू ऑफ द प्रोटीन एंड द मोर बेनिफिशियली इज टू द एनिमल। तो जो हायर PER वैल्यू है वो हमारे कहाँ है, एनिमल्स प्रोटीन्स में है, ठीक है, और वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं एनिमल्स के लिए, यानी कि जो भी पर्सन उन्हें इनटेक कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन यूटिलाइजेशन यानी कि एनपीयू के बारे में। अब प्रोटीन यूटिलाइजेशन एनपीयू मेजर द परसेंटेज ऑफ द डाइटरी प्रोटीन रिटेन इन द बॉडी। तो एनपीयू में हम मेजर करते हैं क्या, परसेंटेज ऑफ द डाइटरी प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में रिटेन है। सिंस द एनपीयू कंसीडर डाइजेसिबिलिटी, इट इज अ बेटर एस्टिमेट फॉर द प्रोटीन क्वालिटी। Another bioassay used in a protein efficiency ratio which measure body weight gain
पर प्रोटीन यूनिट ऑफ द प्रोटीन कंज्यूम। तो एनपीयू बेसिकली हम प्रोटीन यूटिलाइजेशन मेजर करता है आपके डाइटरी प्रोटीन को जो आपकी बॉडी में रिटेन रहता है, ठीक है। एनपीयू को हम कंसीडर करते हैं जो डाइजेसिबिलिटी होती है, ठीक है, डाइजेशन के बेस पे, ठीक, कि आपका कौन सा प्रोटीन का डाइजेशन आपकी बॉडी में सबसे बेस्ट तरीके से हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन की क्वालिटी क्या है। इसके अलावा जो एक और बायो एसे हमने अभी जस्ट देखा था जिसे हमने कहा था PER यानी कि प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, उसमें आप कैसे उस चीज़ को मेजर कर रहे थे, हम उस चीज़ को मेजर कर रहे थे द बॉडी वेट गेन पर, यानी कि कितना बॉडी वेट गेन हुआ डिवाइड बाय कि किस यूनिट ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम किया गया था, ठीक है। द नेट प्रोटीन utilization, our NPU, is the percentage of indigested nitrogen that is retained in the body. It is used to determine the nutrition efficiency of the protein in a diet. That is, it is used as a measure of a protein quality for a human nutrition purpose. तो जो NPU है इनकी नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप परसेंटेज ऑफ किस परसेंटेज में नाइट्रोजन इंडाइजेस्ट है आपकी बॉडी में, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। सेकेंड थिंग कि ये डिटरमाइन करता है कि जो न्यूट्रिशन एफिशिएंसी हो जाता है प्रोटीन के कारण, डाइट में अच्छे प्रोटीन ना होने के कारण जो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, इनएफिशिएंसी हो जाती है, उसको मेजर करने के लिए प्रोटीन की क्वालिटी को मेजर करना बहुत ज़रूरी है कि आपके फूड में किस क्वालिटी ऑफ प्रोटीन को आप इनटेक कर रहे हैं। और ह्यूमन न्यूट्रिशन पर्पज से ये सबसे बेस्ट वे है टू कैलकुलेट द protein efficiency. The protein are the building block of life. जैसे कि हमें पता है प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आपकी लाइफ है। Every cell in the human body contain a protein. The basic structure of the protein is a chain of amino acid. You need protein in your diet to help your body repair cell to make new ones. तो जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। आप ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो एवरी सेल में प्रोटीन्स है, सेल मेम्ब्रेन में, सेल के इंटरनल एक्सटर्नल हर जगह प्रोटीन का स्ट्रक्चर या फिर एंजाइमेटिक रूप में प्रोटीन हर जगह प्रेजेंट है। तो जो ये प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, अमीनो एसिड का चेन है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके डाइट में प्रोटीन है वो अच्छे अमाउंट में अच्छी क्वालिटी के प्रेजेंट हो ताकि आपकी बॉडी अच्छे से उसको रिटेन करके यूटिलाइज कर सके। तो अगर ये सब सही से नहीं होता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन का एफिशिएंसी हो जाता है या फिर प्रोटीन का मिसफोल्डिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन तो प्रोटीन को हम प्रोटीन जो हमारी बॉडी में वो क्या होता है फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, वो हमेशा ऐसे ओपन चेन के फॉर्म में नहीं रहती। एक मिनट, इस तरीके से ऐसे ओपन चेन के फॉर्म में नहीं रहती, ये इस तरीके से फोल्डेड हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग अलग प्रोसेस है। तो प्रोटीन एफिशिएंसी के कारण या प्रोटीन के अच्छे प्रॉपर फोल्डिंग ना होने के कारण कुछ डिसीज हो जाती हैं। यहाँ लिस्ट ऑफ डिसीज है, ठीक है, और यहाँ पे वो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं जिन प्रोटीन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने के कारण क्या हो रहा है, ये डिसीज हो रही है। तो देख लेते हैं कुछ डिसीज को, जैसे कि है अल्जाइमर डिसीज, ठीक है, जो एमिलॉइड बी, ठीक है, इनके प्रॉपर फंक्शनिंग फोल्डिंग के ना होने से हो जाती है। फिर पार्किंसन डिसीज है, ठीक है, डायबिटिक्स टाइप 2 का डिसीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा हीमोडायलिसिस रिलेटेड एम्लियोडोसिस हो गया, ठीक है, इसमें बीटा-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता। सिस्टर फिब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हंटिंग डिसीज हो गया, उसके एम्लियोडोसिस हो गया, जैकोब डिसीज हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज है, ठीक है। ये डिसीज के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आपको दिए हैं कि किस प्रोटीन में फंक्शन प्रॉपर ना होने के चाहे वो प्रॉपर फोल्डिंग होने के कारण ना हो या फिर उसके पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड या किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा हो। तो इस तरीके से जो प्रोटीन से रिलेटेड डिसीज हैं और कौन सी प्रोटीन के कारण वो डिसीज है यहाँ उसका लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया डिसीज और ये उससे एसोसिएटेड प्रोटीन हो गया जो वहाँ पे पर्टिकुलर इन्वॉल्व है। आपको पर्टिकुलर ये डिसीज के नाम याद होना चाहिए, साथ में किस
प्रोटीन के कारण ये डिसीज हो रही है, जिसके प्रॉपर फंक्शन, ऐसा नहीं कि प्रोटीन के प्रेजेंट एब्सेंस की बात है, यहाँ पर्टिकुलर इस प्रोटीन के, फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्जाइमर डिसीज ले रही हूँ तो एमलॉइड बी जो है ये क्या तो इसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में इशू हुआ होगा या तो इसके फोल्डिंग में इशू हुआ होगा। तो इस कारण से क्या हो, ये प्रोटीन प्रॉपर फंक्शनिंग वे में प्रेजेंट ही नहीं हो रहा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसी से ये डिसीज हो जाती है अल्जाइमर डिसीज। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज और प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड विथ अ डिसीज। तो इस लेक्चर में अभी यहीं तक, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स देख लिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को में भी हमने देखा बेसिकली एनाबॉलिज्म को डिटेल में। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए रैंकिंग पीडिया। थैंक यू।